नमस्कार, मैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से रविंद्र कटारिया। गांव की गूंज दिल्ली तक। देखिए, राजनीति बहुत ही 2024 की एक ऐसी ऐतिहासिक हमें देखने को मिली कि तीसरी बार भाजपा सरकार यहाँ आई है। देखिए, मेरे साथ सुप्रीमो राजकुमार सैनी जुड़ गए हैं, जो पूर्व सांसद थे भारतीय जनता पार्टी से, और काफ़ी अहम बातें उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजनीति का अगला सफर है उनका वो कैसा रहेगा, और जो पिछला सफर था उनके बारे में भी ऐसे जो कुछ पॉइंट हैं, कुछ मुद्दे हैं, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अभी जो लोकसभा के अंदर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी और उससे पूरे देश में बवाल हो गया है। इंडिया गठबंधन से लेके हर पार्टी नाराज है। क्या कहना चाहेंगे? बवाल स्वाभाविक था। जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया अंबेडकर वहां तक तो ठीक है, क्योंकि उनके मनुवादी जो सोच थी वो झलक रही थी। लेकिन उससे आगे बढ़ करके वो कह रहे कि राम राम करते तो स्वर्ग मिल जाता। अब या तो अमित शाह जी के पूर्वज या उसके माँ बाप अगर वो जिंदा हैं तो बहुत अच्छा, अगर वो कहीं मतलब पहले बहुत हो चुके हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि उनसे पूछ करके उसने ये वक्तव्य दिया होगा कि वो स्वर्ग में पहुंच गए। अगर वो बताने नहीं आए तो अमित शाह जाके देख के आए होंगे कि स्वर्ग है, और राम ने ही ये सारी दुनिया बनाई, राम ही एक भगवान है। तो राम के पिता दशरथ और दशरथ के पिता रघु, और उससे पीछे जो उनकी वंशावली अगर कोई होगी, वैसे तो सारी किताबें काल्पनिक हैं, लेकिन अगर होगी तो फिर वो बिना भगवान से थे क्या दशरथ, मतलब जो है ना, क्योंकि राम तो उससे बाद पैदा होया ना दशरथ से, तो उससे पहले तो भगवान था नहीं, तो फिर सृष्टि किसने रची? जब सवाल करने लगते हैं आस्था पे, तब मनुवादियों को पीड़ा बहुत होती है, और जब पीड़ा होती है तो वो कहीं ना कहीं झलक जाती है। यही एक परिणाम था अमित शाह की सोच का, जो वो कह रहे थे। और पूरे देश में उस व्यक्ति के ऊपर जिसमें 16 डिग्रियां, जिसके पास 16 भाषाओं का 18 भाषाओं का ज्ञान था और अनेकों डिग्रियां थी जिसके पास, उस व्यक्ति को के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि जिसको आज अमेरिका भी और दूसरे देश भी के युग पुरुष मानने के लिए जो वक्तव्य दे रहे हैं, उसके ऊपर अमित शाह टिप्पणी कर रहे हैं। इतना मतलब संकीर्ण माइंड कि मनुवादी व्यवस्था दोबारा से हम लागू कर दें, और ये SC-BC के लोग जो समझ नहीं पा रहे, ये दोबारा से हमारी गुलामी करें, क्योंकि नीच इनको बताया गया है। जो शूद्र समाज है उसमें नीच शब्द का शास्त्रों में व्याख्यान है कि अगर कोई नीच शास्त्र पढ़ता मिल जाए, श्लोक पढ़ता मिल जाए, शिक्षा लेता मिल जाए, तो कान में शीशा डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, जिब्बा काट दो, गुदा काट दो। ये जो उन शास्त्रों को लागू दोबारा से करना चाहते हैं, तो ये हमारे SC और BC के लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि बाबा साहब ने संवैधानिक तौर पर आपको हक और अधिकार देकर के आपको आजाद किया था। आप दोबारा गुलामी करने के लिए क्या आप जो है ना दिमाग से पैदल लोग हैं? और अगर मैं मानता हूं कि ये पैदल ही हैं, जबकि 75-80% होने के पश्चात ये मनुवादी व्यवस्था के 10-20% लोगों के जो गुलामी करते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अमित शाह को अपनी संकीर्ण भावना से बाहर निकल करके माफी मांग लेनी चाहिए, अन्यथा ये अमित शाह की तो अमित शाह की, लेकिन पार्टी के लिए भी इतना घातक परिणाम लेकर के आएंगे जिसका भरपाई करनी बीजेपी को मुश्किल हो जाएगी। देखिए सैनी साहब, एक सीधा स्टिक सवाल है मेरा कि सरकार में जब पहले आप 2014 में सांसद बन के आए थे, उसके बाद फिर अपनी पार्टी का अपनी नई पार्टी बनाई और आगे बढ़ने का SC और BC के लोगों को भरपूर प्रयास किया उनको एक साथ रखने का। अब आपने जब से इतनी मेहनत की है, जो लग रहा है लोगों को, जो निकल के पास सामने आ रही है कि भी आप तो SC-BC के मसीहा हैं, और आपने पूरा प्रयास किया, कैदे की तरह उनको तोते की तरह पढ़ाया,
और फिर अब 2024 में जब आप एक अपनी इंद्री से पर्चा भर रहे हैं और आपका समाज के लोगों ने, आपके समाज के लोगों ने उस पर्चे को उठवा लिया, और उसकी जो आपकी जो मेहनत थी इतनी, वो क्या आप समझते हैं कि वो सारी नायब सैनिक को क्रेडिट होगी? देखिए, कोई भी व्यक्ति जात से नहीं जमात से बड़ा होता है। मैं एससी और एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के एक बड़ी जमात के लिए काम करता हूं, और बहुत सारे लोग इस बात को कि भले डर से ही सही बीजेपी को ये लगा कि अगर हम ओबीसी को अब साथ देंगे नहीं, और ओबीसी में सिर्फ राजकुमार सैनी ओबीसी के इस मुद्दे को उठाए हुए है, और जातिगत जनगणना कांग्रेस भी उठा रही है, और हम भी वही मुद्दा उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा के 100% सभी के अधिकार सबको मिलने चाहिए। इसी मुद्दे के ऊपर पूरे प्रदेश में हमने भाजपा के विरोध प्रदर्शन भी किए। उसी के ग्राउंड से हमारे भाई को मुख्यमंत्री का ताज पहना करके बीजेपी ने हमारी वोट साधने के लिए आगे किया। तब समाज के लोग और ओबीसी के लोगों को लगा भले कैसे भी सही कि भाई हमारे समाज का एक व्यक्ति ओबीसी का बीजेपी ने आगे किया तो मोदी को भी ओबीसी बना करके आगे, लेकिन ओबीसी तो अभी 52% की हिस्सेदारी वाली जो जमात है वो अभी तक वही 10, 11, 12% पे है। जुडिशरी में हमारा कोई जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं है, बाहर विदेशों में राजदूतों में कुछ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में कुछ नहीं है, मिनिस्ट्रियों में कुछ नहीं है। ये तो वही 10-12% जो दान पे दिया जाता है, चल तो हम वही रहे हैं। मोदी भले प्राइम मिनिस्टर मोदी ओबीसी बना करके अभी हमारे हरियाणा में ओबीसी का मुख्यमंत्री बना करके पेश किया है, लेकिन इससे हमारे लोगों की सोच बढ़ रही है। बस मैं इतना कहूंगा कि हे भाई ओबीसी के लोगों, एससी के लोगों, एसटी के लोगों, अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो मनुस्मृति जिस दिन लागू होगी तो तुम्हारी जो हवा मतलब आदमी की निकलती है, चाहे वो किसी मतलब जो है ना उसके ऊपर गुदा तक काटने के जो श्लोकों में लिखे हुए हैं, तो आप क्या फिर वही उसी व्यवस्था में जाना चाहते हो? और हमें बीजेपी को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद दे चुका हूं कि भले ही आपने कैसे भी हमारे एक भाई को इस जिम्मेवारी के साथ आगे उतारा है कि ओबीसी के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब ओबीसी के लोगों के साथ हम नहीं कहते हमारा फालतू दो, हमें जो हमारा हक पीछे बैकलॉग में पड़ा है वो दे दो, और फ्यूचर में हम किसी पार्टी के विरोधी, किसी व्यक्ति के विरोधी थोड़ी है, हम मुद्दों के विरोधी हैं, और मुद्दों के साथ हम आपके अपने देश को जो संविधानिक तौर पर बाबा साहब ने सबके हक अधिकार आर्टिकल 15-16 में लिख रखे हैं कि कोई धर्म, जात से, लिंग भेद, जन्म स्थान से ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है, तो ये जो व्यवस्था देश के अंदर हिंदू मुसलमान की, जाट नॉन जाट की ये लोग फैला करके जिस प्रकार से राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये घृणित राजनीति है। इस घृणा को खत्म करके सभी को साधना बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी चाहती है तो ओबीसी के हक अधिकार पूरे करें। मुख्यमंत्री तो आपने बनाए, मुख्यमंत्रियों को अब वो जिम्मेवारी भी आप दे के रखें जिससे इनके लोगों के हक परस्ती पूरी हो सके। सैनी साहब, सवाल निकल के एक और सामने आता है कि क्योंकि देखिए आप कह रहे हो कि भी मुख्यमंत्री नायब सैनी को बना दिया, उसने अगर बात करें तो पहले खट्टर सरकार जब थी, मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल खट्टर थे, तो बैकफुट पे बीजेपी आ गई थी। आपने भी बहुत संघर्ष किया था बाहर रह के, और उससे ऐसा लग रहा था कि जब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली गुरुग्राम में हुई तो अचानक से ये रातों रात नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। और फिर जब 56 दिन की उनकी सरकार बनी तो उन्होंने भी जो वादे किए थे कि भी आते ही मैं 40,000 लोगों को जो लगाना था, 25,000 की भर्तियां जो कच्चे थे पक्के थे और उनको भर्ती किए, तो उससे उनका जो कद है बैकवर्ड या फिर उन लोगों में बढ़ गया है जो गरीब लोग थे जिनकी नौकरियां लगी। इस बात से आप क्या समझते हैं? देखिए, नौकरी लगी कहाँ, वो तो कौशल रोजगार योजना के माध्यम से उनको कच्चे भी तुम्हें कोई हटाएगा नहीं, बस वो पक्के। अगर वो दिहाड़ीदार बना दिए हैं वो तो साथ जिंदगी दिहाड़ीदार रहेंगे। अब उनको इक्विवेलेंट करने के लिए वो प्रमोशन चांसेस जिस प्रकार से वीर अग्निवीर योजना चला रहे हैं उसी प्रकार की ये योजना भी है कि ना मरे और ना जिए,
तो व्यवस्था में जैसे जिस प्रकार से बाकी के आम एम्प्लॉयज के लिए एक HPSC के माध्यम से अपर क्लास 2-3 की नौकरियां और SS बोर्ड से जो इसके दूसरी क्लर्क चपड़ासी सिपाहियों की भर्तियां, ये भर्ती तो जिस प्रकार से किसी को देना भी कुछ नहीं और दे भी सब कुछ दो, दिखा भी सब कुछ दो, देना तो कुछ नहीं, दिखा सब कुछ दो, ऐसी व्यवस्था देश के अंदर चल रही है। बीजेपी बड़ी नीतिगत जो लोग हैं, जो नीति निर्धारक लोग हैं, वो बड़े शातिर और बड़े चालाक लोग हैं। वो समझते हैं कि किसी को कैसे रिझाया जाए। अब जो आदमी भूखा मर रहा है उसे वो सोचता है यार मेरे को 10-15 हजार की जो दिहाड़ी वाली नौकरी या 20 हजार की वही मिल जाए। आज में 700-800 रुपये तो एक मजदूर भी लकड़ पाड़ने वाला भी लेके आ रहा है। नौकरी के साथ जो पैरेलल पढ़ लिख करके सर्विस में गए वे लोग हैं, उनके कंपटीशन में वो लोग कहाँ खड़ेंगे कौशल रोजगार वाले, ये देखना बहुत जरूरी था। अगर नौकरी लगानी है तो आप उनके ऊपर ये पैरामीटर क्यों लगा रहे हो कि आपको हटाएंगे नहीं, बस आपको ऐसे ही रखेंगे। मेरा कोई किसी पार्टी से, मैं तो कांग्रेस पार्टी की भी उस मुद्दे के ऊपर समर्थन दिया था कि जब राहुल ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना करा के सबके हिस्से सबको सुनिश्चित करेंगे, इस बात के लिए हमने लोकसभा में, और उनकी 6 सीटें आ भी गई और इसी से बीजेपी को पता भी लग गया। जैसे ही वो 6 सीटें आती हैं और इतने में बीजेपी की हवा खारिज हो जाती है और रातों रात फिर ये 2-2.5 महीने के अंदर ही मतलब मुख्यमंत्री चेंज करके खट्टर को अलविदा कराते हैं और दुष्यंत को भी अलविदा कराते हैं। और प्रदेश के अंदर आज जो माहौल है, बेरोजगारी इतने आलम पर है, छोटी इंडस्ट्री पिट दी जा रही है, बड़ी इंडस्ट्री लोगों के 12-12 लाख करोड़ रुपये कम से कम 8-10 लोगों के वेव ऑफ कर दिए। अब जिसको मेरे जैसी कंपनी का जिसका 50-60 करोड़ का ही मतलब जो है ना, इतने बड़े ढांचे में अगर लोन हो और कंपटीशन में हम उन लोगों को कैसे compete करें जो लोगों को सपोर्ट, जो जिनको कोयले की खदानें दे रखी हैं, जिनको आयरन ओर की खदानें दे रखी हैं, और मेरे पास भी है लगभग सारी जगह हजारों लोग काम करते हैं। उन लोगों का क्या करूं? कंपनी अगर compete करने में प्रॉब्लम में है तो वो लोग बेचारे बेघर हो जाएंगे जो लोग उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा इस सरकार के हमारे शहंशाह मोदी जी से निवेदन है और अमित शाह जी से भी निवेदन है कि अगर आप वाकई चाहते हैं तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो तो पहले ही खत्म होगी, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है वो भी खत्म होने जा रही है। सुन लो आप ध्यान से, जो आज 70% मीडियम स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों को बड़ी मछलियां निगल चुकी हैं। और अगर यही चलता रहा देश में तो 85% आज 85 करोड़ लोगों को आप दाने दे रहे हैं, तो ये सारी मुर्गियां फ्री के दाने खाने की हो जाएंगी और आपकी गुलामी करेंगी। क्या आप यही चाहते हैं? तो मेरा ये निवेदन है कि HCBC और ST के भाइयों, आप भी अपने अस्तित्व को समझो। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ये अपने मन मुताबिक काम करती हैं, अपना भी वजूद खड़ा कर लो। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आप सब लोगों ने बनाई थी और आपके लिए काम कर रही है, करती रहेगी। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी कुछ जिम्मेवारी समझ लो कि हमारी भी कोई जिम्मेवारी बनती है समाज के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। सैनी साहब, एक आखिरी सवाल और है मेरा, और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो SCBC के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और नायब सैनी भी अभी गुरुग्राम के अंदर भी सभी अधिकारियों की क्लासें ली हैं, राव नरवीर भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सभी ये चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी जितने भी अधिकारी हैं या वो कर रहे हैं तो बिल्कुल वो ना करें, और जो लोगों की, जो गरीब लोगों की बातें हैं उनको सुने। जो भी शिकायतें आती है, अब जगह जगह ऐसी शिकायत जो निवारण है जो DC की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज भी अगर अदली बदली है, जो लोग पहले ही माल चाटे बैठे हैं प्रदेश का, जिन लोगों ने पिछले 10 साल 20 साल में जो पेइंग सीटों के ऊपर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हैं, चाहे वो फॉरेस्ट की हैं, चाहे वो रेवेन्यू की हैं, चाहे वो एक चौड़ाहा तहसीलदार ही सही, जो लोग
पैसे लूट करके अच्छे मतलब जहाँ माल बनाए बैठे हैं, आज ही अब फिर वो दोबारा से उन्हीं स्टेशनों पर कैसे बैठे हैं? अगर भ्रष्टाचार नहीं है, क्या ये बदलियां भ्रष्टाचार के मद्देनजर हो रही हैं? अगर ये होनेस्टली हो रही हैं तो उन लोगों को भी सामने लाओ जिन लोगों को कभी आपने इन सीटों पर काम करने का मौका नहीं दिया। बस मेरा इतना कहना है कि पारदर्शिता दिखनी चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। ये थे देखिए राजकुमार सैनी जी, पूर्व सांसद थे भारतीय जनता पार्टी से। 2014 में काफी बहुमत से नवीन जिंदल को हरा के ये सांसद बने थे, और उसके बाद और काफी कुछ लोगों की लड़ाई लड़ी है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है। और देखिए काफी बेबाक बातें इन्होंने जवाब दिए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करना चाहती है बैकवर्ड समाज के लिए, तो वो जो इनकी जो मांग है, दोनों पीएम और सीधा प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया है, होम मिनिस्टर से भी आग्रह किया है, अगर वो बैकवर्ड को हकीकत में ही इंसाफ या फिर उनके मुद्दों को बराबरी का हक दिलाना चाहते हैं, तो वो जरूर इन बातों पे गौर करें। रविंद्र कटारिया, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, पंचकुला। धन्यवाद।